हेलो डियर स्टूडेंट्स और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस और साथ ही साथ देखेंगे चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सुपरपोजिशन थ्योरम। थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, इस चीज को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग किसी सिस्टम में दो या दो से अधिक चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो हम किसी सिस्टम में 6 चार्ज को कंसीडर करते हैं। ये चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज -Q2, Q3, Q4, -Q5, Q6। तो इस सिस्टम में हमारे जो चार्ज है दोनों नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के भी और निगेटिव नेचर के। तो यहाँ इस सिस्टम में एट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा और रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। तो इन सारे चार्ज की वजह से हम लोग चार्ज Q1 पे फोर्स फाइंड करते हैं। तो जो Q6 चार्ज के कारण Q1 चार्ज पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया F16। Q5 चार्ज के कारण Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो होगा एट्रैक्टिव फोर्स, जिसका डायरेक्शन होगा -Q5 चार्ज की तरफ। तो ये हो गया Q15। सेम Q3 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स F13। F12 और लास्ट Q4 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो हमारा होगा रिपल्सिव फोर्स। तो ये F14। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम में किसी एक चार्जेस पे अदर चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगता है उसका नेट फोर्स जो होता है वो वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस होता है। तो यहाँ पे जो F नेट फोर्स लगेगा या F टोटल फोर्स, F नेट फोर्स या बोल सकते हैं F टोटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस F16। तो यही होता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको हम लोग डेराइव कर लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस numbers of charges when a number of charges are interacting the net force acting on a given charge by all other charges is vector sum of all individual charges वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। तो इस सिस्टम में 6 चार्ज था, तो हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम आया वो 6 चार्जेस के लिए आया। अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस हो, फॉर n चार्ज
जो एफ नेट हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, F12 प्लस F13 प्लस डैश 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 प्लस F1n। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, एफ नेट जो होगा वो समेशन ऑफ F1 i इक्वल टू 2 से i इक्वल टू n। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा आया ये फोर्स के लिए आया। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमारा सेम ही होगा। अगर किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड दो या दो से अधिक चार्जेस की वजह से लग रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नेट वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 En। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, ई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्ज डेंसिटी। तो तुम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा होगा या 9th क्लास में, जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी इक्वल टू तुम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है। क्या होता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो अगर हम लोग डेंसिटी चार्ज का फाइंड करना हो तो सेम हम लोग डेंसिटी फाइंड करेंगे, बस मास की जगह क्या रहेगा, चार्ज होगा। तो जो डेंसिटी होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, दूसरा होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जो डेंसिटी होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू Q अपॉन L। ये हो गया फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर रिंग है, इस रिंग पे जो चार्ज Q है, चार्ज Q यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो मान लो इसका रेडियस R है, तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है तो Q अपॉन 2 पाई R। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम लोग का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस केस पे क्या होगा, मान लो ये कोई रड हो गया, इस रड पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो इसका हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग बहुत छोटा एक एलिमेंट को कंसिडर करते हैं जिसका लेंथ क्या होता है dl, और इस dl लेंथ पे जो चार्ज होगा उसको हम लोग मानते हैं dq चार्ज। तो यहाँ से जो डेंसिटी आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगा हमारा dq अपॉन dl। ये हो गया फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से जो सिग्मा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? Q अपॉन S। S क्या है? एरिया है। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो हमारा होगा फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लो ये कोई सरफेस हो गया, इस पे जो चार्ज Q है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम जैसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है, वैसे ही हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी फाइंड करेंगे। इफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, तो ये मान लो कोई सरफेस हो गया, इस सरफेस पे Q चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मीन्स कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका हम लोग डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करते हैं जिसका एरिया जो होता है वो ds होता है। इसका एरिया क्या होता है? ds एरिया। और ds एरिया पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? dq चार्ज होता है। तो यहाँ से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा वो क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds। ये हो गया फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो। तो इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो ये कोई क्यूब हो गया, अब क्यूब पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ से जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू Q अपॉन V। अगर हम बात करें इफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां से जो हम लोग का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा? dq अपॉन dv, dq अपॉन dv। तो मान लो ये कोई क्यूब हो गया, क्यूब पे Q चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम
तो इसका हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक स्मॉल क्यूब को कंसीडर करते हैं, स्मॉल क्यूब जिसका वॉल्यूम क्या होता है dv, और dv वॉल्यूम में जो चार्ज होता है वो dq। तो यहाँ से इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो हो जाएगा हमारा रो इक्वल टू dq अपॉन dv। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब फोर्स फाइंड करेंगे ड्यू टू सरफेस, ड्यू टू वॉल्यूम, ड्यू टू लीनियर चार्ज, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में भी इसका यूज़ होता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से फोर्स को फाइंड करते हैं, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लेम्डा, लेम्डा दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये कोई मान लो रड हो गया जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस रड के कारण, चार्ज रड के कारण पॉइंट P पे Q नॉट चार्ज है, पॉइंट P पे Q नॉट चार्ज है। तो इस चार्ज रड के कारण पॉइंट P पे कितना फोर्स फाइंड होगा, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग ने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है वो क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन है। तो इस पे हम लोग फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ होगा dl और इस पे चार्ज क्या होगा dq। तो यहाँ से हम लोग का लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा dq अपॉन dl। तो यहाँ से जो वैल्यू dq का आएगा dq इक्वल टू लेम्डा dl। तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा लेम्डा dl। तो इस चार्ज के कारण, dq चार्ज के कारण पॉइंट P पे जो चार्ज Q नट है उस पर फोर्स फाइंड करते हैं F। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो dF लगेगा। तो dF जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq Q नॉट अपॉन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x। तो dq Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा एलोंग x एक्सिस की तरफ होगा, x की तरफ होगा। तो यूनिट वेक्टर x कैप। तो यहाँ से df का जो वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq के जगह हम लोग लेम्डा dl लिख लेते हैं। तो q नॉट लेम्डा dl अपॉन x स्क्वायर x कैप। तो df इक्वल टू आएगा हमारा 1 कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं। तो q नॉट कांस्टेंट है, लेम्डा भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा d L अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ से F का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q नॉट लेम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DL अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप। तो ये हो गया हमारा फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड हम लोग बात करते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो जैसे हम लोग ने ये वाला प्रोसेस के लिए किया है वही प्रोसेस हम इसमें भी यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी सरफेस को कंसीडर करते हैं जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। तो इस पे जो चार्ज होगा तो इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हम किसी पॉइंट P पे जो चार्ज Q नट है उस पर फोर्स फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया को कंसीडर करेंगे जिसका एरिया क्या है, ds है, और इस पे जो चार्ज होगा वो dq होगा। और स्मॉल जो एरिया जो कंसीडर किए हैं उससे जो पॉइंट P का जो डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। तो इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, df फोर्स, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, x के अलोंग होगा। तो यहाँ से df इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dq अपॉन x स्क्वायर x कैप। यहाँ से dq का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन ds हो जाएगा। तो यहाँ से dq का जो वैल्यू आएगा वो लेमडा ds आएगा। तो लेमडा ds का वैल्यू अगर dq के जगह पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू df का आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लेमडा ds अपॉन x स्क्वायर x कैप। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं। तो Q नॉट कांस्टेंट है, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds अपॉन x स्क्वायर x कैप। तो अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं df को, इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग का फोर्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा F इक्वल टू Q नॉट लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन x स्क्वायर, सॉरी ds यहाँ पे होगा ds x कैप। तो ये हो गया हमारा फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी के वजह से। तो फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रो, मान लो ये कोई क्यूब है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है। इस क्यूब के वजह से पॉइंट P पे कोई चार्ज Q नट है, पॉइंट P पे कोई चार्ज Q नट है। तो इस क्यूब के वजह से Q नट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको भी हम लोग फाइंड करने के लिए एक स्मॉल क्यूब को कंसीडर करेंगे जिसका वॉल्यूम क्या है, dv। स्मॉल वॉल्यूम के क्यूब को कंसीडर करेंगे, dv वॉल्यूम जिस पे चार्ज होगा dq। तो इस dv
स्मॉल वॉल्यूम की वजह से जो क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लगेगा वो होगा DF, वेरी स्मॉल फोर्स होगा। और क्यू नॉट चार्ज से स्मॉल क्यूब का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम लोग x है। तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dv। तो यहाँ से dq का वैल्यू क्या आ जाएगा, dq इक्वल टू रो dv, dq इक्वल टू रो dv। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq अपॉन x स्क्वायर, x कैप क्या है, यूनिट डायरेक्शन है। तो यहाँ से df इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह वैल्यू रख दो रो dv, q नॉट रो dv अपॉन x स्क्वायर dx, x कैप। कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा df इक्वल टू 1/q नॉट रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dv अपॉन x स्क्वायर x कैप। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से जो फोर्स आएगा F इक्वल टू वो हो जाएगा Q नॉट रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dv अपॉन x स्क्वायर x कैप। तो ये हो गया हमारा फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and e are fixed a distance a apart, where should a charge third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium, in which cases equilibrium will be stable and not stable। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में आ गया। दो चार्जेस दिया हुआ है, प्लस 4e और दूसरा चार्जेस दिया हुआ है e। दोनों ए डिस्टेंस से एक दूसरे से अपार्ट है, मीन्स दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। तो क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड चार्ज कहाँ पे रखे कि जो थर्ड चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो मान लो हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो अगर हम बीच में रखते हैं तो इस चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज पर ज़्यादा रिपल्सन होगा, इस चार्ज के कारण कम रिपल्सन होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो हमको समझ में आ गया, चार्ज क्यू की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज क्यू। इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x। बाकी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा हमारा a माइनस x। तो इस 4e चार्ज के कारण q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हमारा क्या होगा, टुवर्ड्स e की तरफ। और इस चार्ज के कारण जो फोर्स q पे लगेगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स 4e की तरफ होगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग F1, इसको मान लेते हैं F2। तो चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में चार्ज है तो यहाँ पे जो F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2। तो F1 हम लोग फाइंड करेंगे कैसे कि 4e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू F2 क्या हो जाएगा हमारा, e इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो जाएगा,
के कैंसिल आउट हो जाएगा और ई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हम लोग का 1/x² इक्वल टू 1/4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x² इक्वल टू लिख सकते हैं और 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा 2a माइनस 2x इस साइड आएगा तो 2x प्लस x इक्वल टू 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a/3। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो प्लस 4e चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा 2a/3 डिस्टेंस पे होगा। तो हम लोग ने तो डिस्टेंस फाइंड कर लिया, मीन्स इतना डिस्टेंस पे चार्ज क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम लोग देखते हैं चार्ज जो इक्विलिब्रियम होगा या स्टेबल होगा या नॉन स्टेबल होगा। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज केस में हम लोग देखते हैं। तो इस केस में देखो, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से प्लस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, तो मान लो इस साइड डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण फोर्स लगेगा और इसके कारण ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर इस साइड हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये चार्ज इस यहाँ पे डिस्प्ले होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं तो इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इन केस ऑफ प्लस क्यू चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम अब देखते हैं हम लोग निगेटिव चार्ज को पुट करते हैं तो क्या होता है। ये मान लो 4e चार्ज हो गया, दोनों ए डिस्टेंस से, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ए है। अब 2a/3 डिस्टेंस पे हम लोग माइनस क्यू चार्ज को पुट करते हैं, माइनस क्यू चार्ज को। अब देखो, अब हल्का भी हम लोग मान लो इस साइड हम लोग हल्का भी डिस्प्लेस किए चार्ज को, तो इसके कारण तो हमारा रिपल्सिव एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसके कारण भी एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो अगर हल्का डिस्प्लेस करेंगे तो इसके कारण फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो चार्ज इसके तरफ आने लगेगा, इसके तरफ। और अगर इस साइड हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो चार्ज किसके तरफ, इस साइड आने लगेगा। तो यहाँ पे हल्का भी डिस्प्लेस करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट या राइट, तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा टुवर्ड्स चार्ज ई की तरफ चला जाएगा या चार्ज 4e की तरफ चला जाएगा। तो इस केस में हमारा जो होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम। q चार्ज है वो दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड है। मान लो ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q था, डिवाइड होके इस पे चार्ज Q आया, तो इस पे चार्ज हमारा क्या आएगा Q माइनस Q। अब दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, तो चार्ज का क्या वैल्यू होगा जिससे कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर।
तो फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए चार्ज का क्या वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, dF अपॉन dq इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने dF अपॉन dq, कांस्टेंट टर्म को क्या करो, बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर d अपॉन डी क्यू, इंटीग्रेट करो डिफ्रेंशिएट करो q माइनस क्यू इंटू क्यू। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करोगे d अपॉन डी क्यू, ये वाला टर्म हो जाएगा क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे करके 0 कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे q इस वाले टर्म को, तो हम लोग का क्या आएगा, वैल्यू जो आएगा q आएगा सिर्फ, और इसका डिफ्रेंशिएट करते हो तो -2q इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 0 के साइड जाएगा तो 0 वैल्यू हो जाएगा, तो बचा हम लोग का ये वाला टर्म, इसको हम लोग 0 कर लिए, तो 2q इक्वल टू q, तो चार्ज का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, q अपॉन 2। तो चार्ज का इतना वैल्यू होगा जिससे कि हमारा जो फोर्स होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज q ड्यू टू चार्ज रॉड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम्ब पर मीटर प्लेस्ड एज सॉ इन फिगर। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, ये हो गया हमारा कोई रॉड है, चार्ज रॉड है जिसका लेंथ क्या है, L है। अब चार्ज Q इस पॉइंट पे रखा हुआ है, पॉइंट P पे, तो इस चार्ज रॉड के कारण पॉइंट P पे कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या देखे थे, स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जिस पे चार्ज क्या हो गया, dq, और लेंथ क्या होगा, dx या dl ले लो, ठीक। तो इस चार्ज के कारण dq चार्ज से जो डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं P पॉइंट का, जहाँ पे चार्ज q है उसका हम लोग डिस्टेंस x ले लेते हैं। तो dq चार्ज के कारण हम लोग फाइंड कर लेते हैं फोर्स, तो इसके कारण dF क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq अपॉन x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम लोग dq फाइंड करना है, dq फाइंड करने के लिए लेमडा इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dl या dx। तो यहाँ से dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा dx, dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा dx। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q लेमडा dx अपॉन x स्क्वायर, ठीक। ये स्मॉल फोर्स हम लोग फाइंड किए, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे जिसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर x। तो f हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो q कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर देते हैं dx अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचने वाला बात यह है कि हम लोअर लिमिट क्या लें और अपर लिमिट क्या लें। तो यहाँ पे हम लोग जो लोअर लिमिट लेंगे वो लेंगे a, और अपर लिमिट लेंगे a प्लस l। अपर लिमिट क्या लेंगे, a प्लस l लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, लोअर लिमिट हम लोग ले लेते हैं a
ए प्लस एल। तो यहाँ से F का वैल्यू जो आएगा वो Q लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होता है हमारा -1/x होता है। लोअर लिमिट ए प्लस एल। इसके बाद से इसके आगे हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो जो F का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, Q लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट सबसे पहले रखते हैं, तो अपर लिमिट 1/1/a प्लस एल हो जाएगा, -1/a प्लस एल। माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो यहाँ से जो F का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, Q लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ये हो गया हमारा फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज रट के वजह से हम लोग फोर्स फाइंड कर लिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।